नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की सिंह और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विराज की वाणी पर। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए सीधा बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। आइए जानते हैं धरा शर्मा जी के ऐसे ही एक डरावने वाक़या के बारे में जो उनके साथ पेश आया था। तो आगे की कहानी हम धरा शर्मा जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मुंबई मलाड में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी 3-4 दिन ही हुए थे कि उनके पति दिलीप को ऑफिस के काम की वजह से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी कि तभी अचानक आधी रात के समय उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर अपना टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी एक महिला को डरा देने के लिए काफ़ी होता है। धरा जिस करवट लेटी थी वो उसी करवट लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। धरा अभी ये सब डर अनुभव ही कर रही थी कि तभी उन्हें अपने कमरे में किसी के डर कर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द से कराहते हुए रो रहा हो। इस एहसास ने तो धरा के रोंगटे खड़े कर दिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और इधर उधर देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उनकी नज़र अपने बिस्तर पर पड़ी तो धरा का दिल डर से दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई अदृश्य इंसान लेटा हुआ है। धरा अब चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा अनुभव हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठी और उठकर एकदम से हवा में ही गायब हो गई। इसके बाद लगभग आधे घंटे तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी सी हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े अपने मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन करके बताया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? अभी धरा कुछ बोले उससे पहले ही उसने फिर से कुछ ऐसा देखा
जिसे देख उसके होश उड़ गए। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आँखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उनमें से खून टपक रहा था। उनका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देख धरा जोर से चीख मारकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसे उसी रात हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि शायद डर से इनका बीपी लो हो गया है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं थे। उनका कहना था कि घर पे सब कुछ ठीक है बेटा, तुमने ज़रूर कोई डरावना सपना वगैरह देखा होगा। पर धरा ने जो देखा था वो जानती थी कि वह कोई सपना नहीं है। ना चाहते हुए भी मन मार कर धरा को वापस अपने ससुराल में उसी घर जाना पड़ा। धरा जब वापस अपने ससुराल पहुंची तब उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो अब तक उसने अनदेखा किया हुआ था। घर पहुंचने पर सबसे पहले धरा की सासू माँ ने उसको एक लाल धागे में तावीज़ जैसा कुछ दिया जो अपने गले में पहनने के लिए। उनका कहना था कि बेटा, इससे कोई भी अलौकिक या बुरी शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगी, ना ही कोई डरावने सपने आएंगे। अक्सर नई शादीशुदा लड़कियों के पीछे कई अतृप्त आत्माएं लग जाती हैं। उस वक्त तो धरा ने वो तावीज़ लेकर पहन लिया। तब धरा ने देखा कि उसके घर में मेन गेट से लेकर लगभग सभी कमरों के ऊपर स्वास्तिक और वैसा ही तावीज़ बंधा हुआ है। ऐसे ही 1-2 दिन निकल गए, पर धरा को अभी भी अपने आसपास किसी अनदेखी शक्ति का अनुभव होता रहा। एक रोज़ नहाने के बाद धरा ने वो तावीज़ पहनना भूल गई। उसी रात धरा को फिर से अपने कमरे में जैसे बेड के नीचे से किसी लड़की के दर्द में कराहते हुए रोने की आवाज़ आने लगी। धरा डर कर इधर उधर देखने लगी, पर उसे कमरे में कोई भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक धरा की नज़र सामने आईने पर पड़ी, जिसमें एक अजीब सी डरावनी आकृति नज़र आ रही थी धरा को। यह देख धरा एकदम से डर गई, पर धरा इस सच को जानना चाहती थी आखिर यह सब हो क्या रहा है। इसीलिए हिम्मत जुटाकर धरा वहीं खड़ी रही। तभी धरा ने देखा कि वो आकृति एक लड़की की थी, जिसकी बहुत ही डरावनी और भयंकर सी शक्ल थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उनमें से लगातार खून रिस रहा था। धरा ने डरते हुए ही पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तभी धरा की अलमारी का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया और उसमें रखे कपड़े नीचे गिर गए। जैसे ही धरा ने अलमारी की तरफ देखा, वो सबका गई। जब वापस उसकी नज़र आईने पर पड़ी, पर अब वहाँ पर वो आकृति नहीं थी। धरा जब अलमारी से गिरे कपड़ों को समेटने लगी, तभी उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी। जब धरा ने वो फाइल उठाकर पढ़ी तो एकदम से उसके होश उड़ गए। वो एक मेडिकल रिपोर्ट की फाइल थी, जो कि उसके पति दिलीप की थी। अगले ही दिन धरा चुपचाप से वो फाइल लेकर सीधा उस हॉस्पिटल में गई और वहाँ के डॉक्टर से जब उस फाइल हिस्ट्री का सच जाना, तब वो सुनकर धरा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने बताया
कि 3 साल पहले दलीप का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दलीप की पत्नी ने ही उन्हें किडनी डोनेट की थी। क्या? पत्नी ने? धरा चौंकते हुए बोली। पर दलीप की पत्नी तो मैं हूँ। तब डॉक्टर ने बताया कि हॉस्पिटल और कानून के अनुसार कोई रिश्तेदार ही अंगदान कर सकता है, और फिर दलीप की किडनी भी बस उनकी पत्नी के साथ ही मैच कर रही थी, इसलिए गीता ने ही अपनी किडनी दी थी। तब दरा वहाँ से गीता के घर का एड्रेस लेकर सीधा एक पुरानी झोपड़पट्टी जैसी बस्ती में पहुँच जाती है, जहाँ से पूछते पुछाते धरा एक खोली तक जाकर रुक जाती है। उस खोली के अंदर उसको एक बीमार सी बुढ़िया मिलती है, जो काफ़ी दयनीय हालत में अपनी जीवन व्यतीत कर रही होती है। वो बुढ़िया बताती है कि वो गीता की माँ सावित्री है। तब गीता के बारे में थोड़ा और पूछने पर उस बुढ़िया ने आगे बताना शुरू किया कि 3 साल पहले हमें लगा जैसे हमारी किस्मत चमक गई, जब मेरी बेटी गीता के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता खुद चलकर आया। पर पता नहीं था कि भेड़ के रूप में भेड़िए निकलेंगे वो लोग। अक्सर लोग शादी में कुंडलियाँ मिलाते हैं, पर दलीप के परिवार ने बस हमारी बेटी का डॉक्टरी जांच करवाया। उनका कहना था कि दलीप उनकी बेटी को विदेश लेकर जाएगा, उसके लिए यह जांच ज़रूरी होती है। पर बेटा, जब तक हमें सच का पता चला, तब तक मेरी बेटी की ज़िंदगी उन लोगों ने नर्क बना दी थी। धोखे से मेरी बेटी का गुर्दा निकलवा कर अपने बीमार बेटे दलीप को दिलवा दिया, और उसके बाद मेरी बेटी उन पर बोझ बन गई। बहुत अत्याचार किए उन लोगों ने मेरी मासूम बेटी पर। दिन भर नौकरों की तरह काम करवाना, मारपीट करना, खाने को ना देना। ये बेटी ने आखिरी बार मुझे अपने साथ हुए इस धोखे के बारे में फ़ोन करके बताया था बेटा, और जब मैं उनसे मिलने गई तब मुझे मिलने भी नहीं दिया। बोले तेरी बेटी बदचलन निकली, किसी के साथ भाग गई है। बेटा, किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ और किस हाल में होगी। यह कहते हुए वह बुढ़िया फिर से रोने लगी। अपने ससुराल वालों और पति का यह घिनौना सच जान धरा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। पर अभी भी उसको एक सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि उसके घर पर वो डरावना साया किस लड़की का है। धरा वहाँ से वापस अपने ससुराल आ जाती है। वह बहुत उदास और गुमसुम सी थी और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात धरा जब अपने कमरे में लेटी हुई यही सब के बारे में सोच रही होती है कि तभी फिर से उसको किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। पर इस बार धरा डरती नहीं है, बल्कि हिम्मत करके बोलती है, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहती हो? धरा ने अभी इतना बोला ही था कि तभी कमरे की लाइट अचानक से जलने बुझने लगती है। तेज़ हवा साई साई की आवाज़ करते हुए बहती है कि तभी धरा के सामने बहुत ही डरावनी सी शक्ल में एक लड़की की धुंधली सी आकृति एक धुएं के साथ आकर प्रकट हो जाती है। धरा अब डर कर थोड़ा पीछे हट जाती है और डरते हुए ही बोलती है, गीता, क्या तुम गीता हो? तभी एक डरावनी सी खुरदरी आवाज़ में वह आकृति बोलती है, हाँ धरा,
मैं गीता हूँ, दिलीप की पत्नी गीता, जिसे इन लोगों ने जीते जी इतने दुख दिए और कत्ल करने के बाद भी मेरी आत्मा को इसी कमरे में कैद कर दिया। इन दरिंदों ने झूठ बोलकर शादी की, धोखे से मेरी किडनी निकाल ली और जब उन पर मैं बोझ बनने लग गई, वो मुझे इसी कमरे में गला दबाकर मार दिया। इसी कमरे में मेरा कत्ल किया था और लाश यहीं फर्श के नीचे गाड़ दी। तुम ही मुझे इंसाफ और मुक्ति दिला सकती हो धरा। यह बोलते ही वो डरावनी सी शक्ल वाली आकृति एकदम से हवा में गायब हो गई। यह सब जानने के बाद धरा का मन अपने पति और ससुराल वालों के प्रति एकदम से नफरत से भर गया। उसने गीता के दोषियों को सज़ा दिलाने का फैसला मन ही मन कर लिया। धरा ने इसके बाद अपने भाई विक्रांत को, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर था, फ़ोन करके सारी बात बता दी। अगले ही दिन विक्रांत पुलिस टीम के साथ धरा के घर आ जाता है और सर्च वारंट लाकर सीधा धरा की सासू माँ के पास थमा देता है, जिसे देख धरा की सास एकदम से बौखला जाती है। पर सर्च वारंट होने की वजह से वो चाहकर भी तलाशी के लिए उनका विरोध नहीं कर पाती। साथ लाए हुए मज़दूरों की मदद से पुलिस धरा के कमरे की खुदवाई करवाने लगती है। धरा की सास और ससुर दोनों के होश उड़ जाते हैं जब ज़मीन से एक कंकाल निकलता है और फिर पुलिसिया अंदाज में पूछताछ पर वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि उनके बेटे को जब कहीं से कोई किडनी नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने चाल चल के एक गरीब परिवार की लड़की गीता को फंसाया। जब गीता को सच मालूम हुआ, तब उन लोगों ने पुलिस के डर से उसकी हत्या करके शव यहीं कमरे में दफना दिया। अगले ही दिन दिलीप भी वापस इंडिया आ जाता है। तब पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इधर गीता के कंकाल का धरा ने उसकी मां के साथ मिलकर पूरा विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया, जिससे गीता की तड़पती आत्मा को मुक्ति भी मिल गई और उसके दोषियों को कानूनन सज़ा भी। फिर धरा ने अपने पति दिलीप से डिवोर्स ले लिया और अब धरा अकेले ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की एक कहानी जो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त विजय कुमार जी ने सेंड की थी। आई होप आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोस देखते तो ज़रूर हो, पर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, छोटे सब्सक्राइबर का थोड़ा ख्याल कीजिए। आप लोग स्टोरी देखोगे तभी हम आपके लिए और स्टोरियां ला पाएंगे। अगर आपके साथ दोस्तों कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई इंसिडेंस हुआ हो तो आप उसे हम तक ज़रूर भेजिएगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों खुश रहिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। जय हिंद दोस्तों।